मोहन के दो बेटे थे। बड़ा बेटा बेगू और छोटा बेटा सीवन था। मोहन एक किसान था। किसानी करके ही उसका घर परिवार का पालन पोषण होता था। अरे सीवन कहाँ है? खेत में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। उसे तो बस किताब से मतलब रहता है। घर के काम के प्रति कोई जिम्मेदारी ही नहीं है उसकी तो। आखिर मैं अकेला किस किस को संभालूं? किस किस के सपने को पूरा करूं? किस किस का पेट भरूं? पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं आपके साथ खेत में जाकर आपकी मदद करूंगा। सीवन का क्या है? उसे तो बस सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई यही नजर आता है। अगर किताब पढ़ने से इंसान का पेट भर जाए तो वो सारा दिन किताब ही पढ़ता रहे। काम करने की जरूरत ही क्या है फिर? तभी सीवन अपनी कुछ किताबें लेकर आता है। यह सब देखकर मोहन को गुस्सा आता है और वे अपने छोटे बेटे से बोलता है, कहाँ था तू अब तक? घर के लिए तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? या बस सारा दिन तुझे पढ़ाई ही करनी है? पढ़ाई करने में भी पैसे लगते हैं और जब तक तू पैसे नहीं कमाएगा तब तक ना पढ़ पाएगा ना एक कामयाब इंसान बन पाएगा। खेत में अकेले तेरा बड़ा भाई और मैं, हम दोनों ही किसानी करते रहते हैं। पिताजी मुझे माफ करना, वो मैं पढ़ाई कर रहा था क्योंकि मेरे एग्जाम आने वाले हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं खेती करने के लिए समय निकाल लूंगा। माफ करना कि मैं आप लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हम दोनों जा रहे हैं खेत में। अगर तेरा मन करे तो आ जाइयो, या फिर खेती करना छोड़कर पढ़ाई ही करता रहियो। देखता हूँ कि कहाँ तक लेकर जाती है तुझे तेरी पढ़ाई। इतना बोलकर मोहन अपने बड़े बेटे के साथ खेत में चला जाता है। सीवन भी मजबूरी में अपने पिता के पीछे पीछे भागता हुआ खेत की ओर निकल जाता है और वहाँ जाकर खेती करना शुरू कर देता है। खेती करते करते करीबन रात के 8 बज जाते हैं। दोनों बच्चे बहुत बुरी तरह से थक चुके थे। यह देखकर मोहन को अपने बच्चों के ऊपर तरस आ जाता है और वे उन दोनों से कहता है, बच्चों मैं जानता हूँ कि हमारा जीवन बहुत गरीबी में है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर किसानी नहीं करूँगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कहाँ से करूँगा? गुस्से में कभी कभी बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, लेकिन मेरी बातों को कभी दिल से मत लेना, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर इंसान बहुत संघर्ष करता है और उसे पढ़ाई भी करनी है, उसे पेट भी देखना है, साथ ही साथ अपना पालन पोषण भी करना है और पूरा परिवार भी साथ लेकर चलना है। कोई बात नहीं पिताजी, आपका गुस्सा करना, आपका डांटना हमारे लिए एक लेसन की तरह है, जिसे हम हर दिन कुछ न कुछ सीख लेते हैं। और वैसे भी मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। सोशल मीडिया से फेमस नहीं होना मुझे अपने काम से, अपने नाम से फेमस होना है, ताकि मुझे किसी भी सोशल मीडिया की जरूरत ना पड़े। सीवन बहुत ही मेहनती था। वह दिन रात मेहनत करके एक सफल इंसान बनना चाहता था। सीवन खेती करने के साथ साथ बाजार में सब्जियां बेचा करता, कभी फल बेचता और इस तरह से सीवन अपने कॉलेज की फीस के पैसे खुद की मेहनत से दिया करता था। सीवन एक होनहार बच्चा था। उसकी होनारी को देखकर कॉलेज के टीचर्स उसे स्कॉलरशिप देने का फैसला करते हैं। सीवन अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए MIT चला जाता है। वहां जाकर वह दिन रात मेहनत करता है। सीवन का इंटरेस्ट बचपन से ही साइंस में था। वह अपने भारत का नाम रोशन करना चाहता था। वह चाहता था कि वह अपने भारत का रॉकेट चंद्रमा पर भेजकर एक मिसाल कायम करे, भारत का नाम रोशन करे। आखिरकार सीवन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगाने में जुट गया। उसने अपनी एक वैज्ञानिक टीम तैयार की और एक रॉकेट तैयार करके अपने मिशन पर लग गया। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन का इंतजार था। सभी लोग टीवी पर सीवन की रॉकेट लॉन्चिंग पर टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे रॉकेट की उड़ान भरने का इंतजार कर रहे थे। देख बेगू, मैंने सीवन को बहुत कुछ सुनाया और आज वो इतना कामयाब इंसान बन गया कि हर कोई उसे एक वैज्ञानिक के नाम से जानने लगा है। बहुत खुशी होती है जब आपका बच्चा तरक्की करके आपका नाम रोशन करे। मेरे साथ साथ तूने भी उसे बहुत कुछ सुनाया है। आज तुझे भी अपने भाई के ऊपर गर्व महसूस हो रहा होगा। हाँ पिताजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भले ही वो छोटा हो, लेकिन एक कामयाब इंसान बनकर उसने मुझे भी छोटा कर दिया। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग से पूरा देश खुशी से झूम उठता। हर कोई टीवी पर अपनी नजर गड़ाए बैठा हुआ था, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में गड़बड़ी आ जाती है, जिस वजह से चंद्रयान 2 की लैंडिंग सफल तरीके से नहीं हो पाती। इन सब से सीवन बहुत ज्यादा हताश हो जाता है। तभी उससे मिलने देश के प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री के सीवन को गले लगाकर उसे बहुत सद्भावना देते हुए कहते हैं, तुम एक महान वैज्ञानिक हो, जीवन में सफलता मिलेगी या असफलता इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तुमने कर दिखाया है ना, वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग भले ही सफल ना हुई हो, लेकिन तुम एक सफल वैज्ञानिक हो। आज तुम्हें पूरा देश जानता है और मुझे गर्व महसूस होता है कि
मेरे देश में ऐसे वैज्ञानिक हैं। प्रधानमंत्री की इन बातों से सीवन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के कारण उसकी आंखें नम हो जाती है। यूं ही कुछ महीने गुजर गए। सीवन अब रिटायर हो चुका था। सीवन के बाद एक नए वैज्ञानिक की नियुक्ति हुई जिसका नाम था एस सोमनाथ। सोमनाथ ने सीवन से बहुत ज्यादा प्रेरणा ली थी। सर, आपके बारे में जितनी बातें करो उतनी कम है। सच में आप एक सफल वैज्ञानिक हैं। मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। चंद्रयान-3 की सफलता लॉन्चिंग करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस मुझे आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि तुम चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग कर पाओगे। बस मन में पूरा विश्वास होना जरूरी है। अब इसरो में नए वैज्ञानिक एस सोमनाथ की नियुक्ति हो जाती है। इसके बाद सोमनाथ अपनी टीम के साथ पूरी जी जान से चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग में लग जाते हैं और आखिरकार वे दिन आ ही गया जिस दिन चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग होनी थी। एक बार फिर से पूरा देश टीवी पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा हुआ था। आखिरकार इस बार भारत के वैज्ञानिक को सफलता मिल ही गई। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हो जाती है जिससे पूरा देश भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहा था और भारत के चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। इसी के साथ भारत पहला देश बन गया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट को उतारा था। पिता और मोहन दोनों पति पत्नी थे। दोनों बहुत ही गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों हर अच्छे बुरे हालात में एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे ही एक दिन मोहन थका हारा मेहनत करके घर आता है। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वो सविता से खाना लाने को बोलता है। तभी सविता उसे खाना देती है और खुद उसके पास बैठकर अपने पल्लू से उसे हवा कर रही थी। ये देख मोहन सविता को बोलता है, अरे सविता, मेरा सेवा पानी ही करती रहोगी या खुद भी खाना खाओगी? अरे आप खाइए ना, मैं आपके बाद खा लूंगी। ऐसे कैसे मेरे बाद खा लोगे? इस घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं। यहाँ ना कोई सास है ना ससुर जिसके सामने तुम्हें शर्म आती हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे साथ तो तुम खुलकर रह सकती हो। एक काम करो, आओ यहीं बैठकर मेरे साथ खाओ। हम दोनों साथ में ही खाएंगे। अरे मोहन जी, आप खा लेना, मैं बाद में खा लूंगी। ऐसे कैसे? हमेशा तो मेरे साथ खाती हो, आज बाद में खाओगी? क्या बात है, मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है जो तुम मुझसे इस तरह से दूर हो? क्या बात है मेरी गुलाबो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, नाराज नहीं हूँ आपसे मैं। और आप इतने अच्छे पति हो, आपसे भला कौन नाराज हो सकता है? मेरे लिए इतना करो, मैं बस आज आपको खाते हुए देखना चाहती हूँ। ठीक है फिर मत खाओ, मैं भी नहीं खा रहा। आप भी ना बड़े जिद्दी हो। रुको, अभी खाना लेकर आती हूँ। सविता किचन में जाती है। किचन में खाना ही नहीं था। वे खुद के लिए सुबह की बची हुई रोटी और चीनी लेकर आती है और वहीं बैठकर खाने लगती है। यह देखकर मोहन उससे बोलता है, अरे ये क्या, तुम चीनी और रोटी क्यों खा रही हो? घर में तो दाल चावल सब्जी बनी है ना, तो तुम ये क्यों खा रही हो? अरे दरअसल ये रोटी ना सुबह की बच गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रोटी चीनी के साथ खा लूं। बर्बाद होने से तो अच्छा है ना कि मैं ही इसे खा लूं। और रही बात दाल चावल सब्जी की, तो घर में ना थोड़ा राशन खत्म हो गया है, इतना ही बचा था, तो वे मैं आपके लिए बना दिया। माफ करना सविता, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहने को मिल रहा है। हर लड़की का सपना होता है कि वो शादी करके आराम से अपने ससुराल में रहेगी, और एक तुम्हारी किस्मत है। मेरे से शादी करने के बाद तो गरीबी ही गरीबी नजर आ रही है तुमको। अरे ऐसा मत बोलिए आप, मेरे लिए बहुत करते हैं आप। जानती हूँ अभी समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना, हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। आज अच्छा नहीं है, कल अच्छा होगा। और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे क्या चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से सविता की तबीयत खराब हो जाती है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार उल्टी चक्कर आ रहे थे। उसकी तबीयत को देखते हुए मोहन उसे पास के अस्पताल ले जाता है, जहाँ उसका चेकअप होता है। और चेकअप होने के दौरान पता लगता है कि सविता माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश होते हैं। मोहन अब और मेहनत करना चाहता था और ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, ताकि उसकी पत्नी और उसका होने वाला बच्चा दोनों एक खुशहाल जीवन जी सके। ऐसे ही एक दिन मोहन सविता को बोलता है, सविता, अभी तो तुम्हें दूसरा महीना लगा है और मैं चाहता हूँ कुछ महीनों के लिए मैं शहर चला जाऊँ। दिल तो नहीं कर रहा कि तुम्हें ऐसे छोड़कर जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। एक पति होने के नाते, एक बाप होने के नाते मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। इतना बोलकर मोहन कुछ दिन शहर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सविता अकेले ही घर का सारा काम करती है।
और अपना ख्याल रखा करती थी। धीरे धीरे सविता का 8वां महीना लग जाता है। अब उसे ना कोई काम हो रहा था, ना वे ठीक से उठ पाती थी, ना बैठ पाती थी। ऐसे ही एक दिन सविता मोहन को फोन करती है और कहती है, आप कब तक आओगे? अब तो 8वां महीना लग चुका है, मुझसे अब घर का कोई काम नहीं हो पाता और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस अगले हफ्ते ही मैं घर आ रहा हूँ। शहर जाकर मोहन की ठाट बाट ही बदल जाते हैं। उसका रहन सहन अब अच्छे खासे पढ़े लिखे अमीर लोगों के साथ शुरू हो जाता है। अगले हफ्ते मोहन अपने घर आता है। सविता अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मोहन के फोन पर उसके शहरी दोस्त पीयूष और अर्जुन का फोन आता है और वे दोनों मोहन से बोलते हैं, अरे क्या यार, लगता है तू अपनी बीवी के पास जाकर ना हमें भूल गया है। ना कोई कॉल ना कोई बातचीत। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो दरअसल मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसका। अरे यार तो बहुत अच्छी बात है ये तो। ऐसे हम सोच रहे थे भाभी और तुझसे मिल लेते हैं, एक बार इसी बहाने डिनर भी हो जाएगा और हम दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड लेकर आएंगे तेरे घर। हाँ हाँ क्यों नहीं। इतना बोलकर मोहन फोन काट देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने दोस्तों को घर बुलाए या ना बुलाए। जब ये बात सविता को पता चलती है तो सविता मोहन को समझाते हुए बोलती है, अरे क्या हो गया, आप घर क्यों नहीं बुलाना चाहते? अरे वे आपके दोस्त हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सविता तुम्हें नहीं पता, वो काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके घर में नौकर हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अब मैं उन्हें अपने इस छोटे से घर में कैसे बुला सकता हूँ? और हमारे घर का खाना भी उन्हें पसंद नहीं आएगा क्योंकि हम गरीब हैं। दोस्ती का एक ही सिद्धांत है, वहाँ पर जात पात नहीं देखी जाती, ना ही अमीरी गरीबी। अगर वे आपके सच्चे दोस्त हैं तो उन्हें आपकी अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ आप उन्हें घर बुला लो और इसी जरिए पता चल जाएगा आपको कि वे आपके सच्चे दोस्त हैं या ऐसे ही। सविता के कहने पर मोहन दोनों को घर बुला लेता है। अर्जुन और पीयूष अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया और कोमल को अपने साथ लेकर आते हैं। वे चारों मोहन का घर देखकर हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया वहाँ आती है। सविता उन चारों का अच्छे से स्वागत करती है और उन सभी के लिए गर्भावस्था के दौरान भी अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। यह सब देखकर अर्जुन मोहन से बोलता है, अरे मोहन, ये सब करवाने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी की ऐसी हालत है और वो ऐसे में हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो कह रहा हूँ खाना बाहर से मंगा लेते हैं और हम सब साथ में बैठकर बातें करते हैं। अरे नहीं नहीं, आप सब हमारे घर में मेहमान बनकर आए हैं और आप लोगों को हम बाहर का खाना नहीं खिला सकते, क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम अपने मेहमानों की हेल्थ का भी ध्यान रखें। और अब तो मेरी आदत हो चुकी है ऐसे काम करने की, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे वाह भाभी, सच में खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया आपने। वो सभी आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक से सविता को लेबर पेन उठता है। वे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मोहन भी घबरा जाता है। ऐसे में मोहन के चारों दोस्त उसकी हेल्प करते हैं। वे अपनी गाड़ी से सविता को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां वो डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद सविता बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। मोहन के चारों दोस्त बच्चे के जन्म होने पर कुछ दिन के लिए उसके घर पर ही रुक जाते हैं और बच्चे की होने की खुशी में एक शानदार पार्टी करते हैं।